तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप की शक्ल अगर आप देखना चाहे बच्चों तो ये आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये 0 डिग्री, ये 180, ध्यान से देखना, ये 0 डिग्री, ये 180, ये सेंटर ऑफ साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव का केंद्र है, जो लगभग अंटार्कटिक महाद्वीप का केंद्र है। क्लियर हो गया? अब मैंने साउथ पोल बोल दिया, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये अर्थ का बिल्कुल निचला सिरा हो गया। वेरी गुड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पृथ्वी का भी केंद्र है, आपने जाना होगा कि वो यहां से खिसक रहा है और उसकी जो रोटेशन है यहां से इस तरफ 10 किलोमीटर पर आवर है। 10 किलोमीटर पर आवर की गति से खिसक रहा है। प्रपोज कर दियो भाई कोई तरह। हेलो, ठीक है, ये अभी केंद्र है जो 10 डिग्री यहां से इस तरफ खिसक रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात कर ले तो ये आपका जो मैंने अभी खींचा है ये है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, जब मैंने पृथ्वी को ग्लोब के आधार पर इस तरह बना के पढ़ाया था तो मैंने यहाँ एक लाइन खींची थी जो आपको, ये आर्कटिक वृत्त है और ये अंटार्कटिक वृत्त है, यही मैंने खींचा है अभी, क्योंकि अब मैं अर्थ को आपको नीचे से दिखा रहा हूँ। ये वाला पोर्शन ऐसे सामने करके दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो, इसी पे नीचे आपका ये महाद्वीप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को? अभी कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे बताएगा। इस हिस्से पर, इस महाद्वीप के इस हिस्से पर अटलांटिक महासागर है। वेरी गुड, जो समझ रहा है वो ठीक समझ रहा है। इस हिस्से पर हिंद महासागर है और इस वाले हिस्से पर पैसिफिक प्रशांत महासागर है। जहां किसी को कोई कंफ्यूजन होगा मुझे रोकेगा और पूछ लेगा। ठीक है, यहां तक भी कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा? समझ में आ रहा है? इस महाद्वीप की एक विशेषता है कि जैसे ही सूर्य इस महाद्वीप से दूर जाएगा, कब? 21 मार्च से 23 सितंबर, 6 माह के लिए इस महाद्वीप पर अंधकार रहेगा। इस महाद्वीप पर 6 माह के लिए रात हो जाएगी और जब 6 माह के लिए रात होगी तो इस महाद्वीप पर ठंड बढ़ेगी और ठंड बढ़ेगी तो इस महाद्वीप पर बर्फ जम जाएगी और बर्फ जम जाएगी तो इस महाद्वीप का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये जो पानी से घिरे हुए ये भी बर्फ बन जाएगा और इस महाद्वीप का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? इसकी जो बर्फ की परत है उसकी मोटाई आपसे पूछ लेता है, 1.9 किलोमीटर लेयर है यहाँ बर्फ की। और जैसे ही फिर सूर्य दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, तो फिर इस पर 6 माह के लिए दिन रहेगा जो इसके अपोजिट डेट हो जाएगी। जब सूर्य इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी तो ये जो बर्फ़ है मेल्ट हो जाएगी और ये अपनी ऐसी जो मैंने बना रखा फिगर, इस फिगर में आ जाएगा। अगर बर्फ़ पड़ेगी तो फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इस तरह का फिगर बनेगा जब बर्फ़ पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, ठीक है। लर्निंग विद म्यूजिक चल रहा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये महाद्वीप क्या हो रहा है कि इसका एरिया बढ़ रहा है और घट रहा है। इस कारण से इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। ठीक है, इसका जो ये वाला हिस्सा है और एक हिस्सा ये वाला हिस्सा,
ठीक है। बर्फ़ जब बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी तो ये आपको अलग दिखाई देगा बिल्कुल, और जब बर्फ़ पड़ेगी तो ये इसको कवर कर लेगा, तो ये दिखाई देना बंद हो जाता है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं? आपसे पूछ सकता है कि ये महाद्वीप किस महाद्वीप का जुड़वा भाग है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जुड़वा भाग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जब इसके साथ जिगजैग छुरी जो कहती है, जब मैंने आपको प्लेटलेट छुरी पढ़ाई थी तो जिगजैग छुरी पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि अगर किसी चीज़ के दो टूटे हुए हिस्से अलग अलग रखे हुए हैं और उन हिस्सों को एक दूसरे के साथ सेट कर दिया जाए तो दोनों मिलकर एक कंप्लीट पार्ट बनाएंगे। ये दोनों मिल गए एक जगह, इसे जिगजैग छुरी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, इस महाद्वीप से कहा जाता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के और इसके कुछ भागों को मिलाकर देखा जाए तो वो कंप्लीट भाग का निर्माण करते हैं। इस कारण से इसे जुड़वा महाद्वीप कह सकते हैं, अथवा उसके जैसी शेप भी है इसकी, ये भी कारण है, और उससे सबसे अंत में अलग होने वाला है। इस कारण से इसे जुड़वा कहा जाता है, किसका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को होना चाहिए? ठीक है। टेम्परेचर की दृष्टि से सबसे ठंडा महाद्वीप है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह फ्रिज है। -87 संपूर्ण पृथ्वी का -87 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये महाद्वीप जीवन की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता, यहाँ जीवन की कोई संभावना है ही नहीं, इतनी ठंड है। बर्फ की इतनी मोटी लेयर है कि किसी प्रकार की वनस्पति, 2 प्रकार की लाइकेन और दो प्रकार की वनस्पति है, समुद्री जीव है, और सबसे पुरानी चट्टान है। तो इस कारण से रिसर्च का विषय है बस ये महाद्वीप। यानी इस महाद्वीप पर अधिकतम समय पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं। भारत ने भी अपने 3 रिसर्च संस्थान यहाँ बनाए हुए हैं। भारत का जो सबसे पुराना रिसर्च संस्थान था उसका नाम था गंगोत्री। भारत ने 3 बनाए हैं यहाँ। भारत ने बनाया 1983 में अपना रिसर्च संस्थान बनाया, नाम था गंगोत्री। ये वर्तमान समय में बंद है, खत्म हो गया है। चलो उधर चला गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1983 में भारत ने स्थापना करी थी गंगोत्री की। गंगोत्री वर्तमान समय में खत्म हो चुका है। 1986 में भारत ने शुरू करा मैत्री, ये वर्तमान समय में चालू है, और भारत का तीसरा और अंतिम जो है भारतीय रिसर्च संस्थान है जो इस महाद्वीप पर भारत ने स्थापित किए हैं। मैंने बताया आपको प्राचीन चट्टान इस कारण ही फेमस है। ये महाद्वीप एक शीत मरुस्थल की भांति भी कार्य करता है। कैसे बच्चों? क्योंकि पूरा आपने देखा, मैंने आपको गर्म और ठंडे तो बताए, ये अति शीतित रेगिस्तान की तरह है जो पूरे टाइम जमा रहता है। ठीक है। इस महाद्वीप पर जो सब जितनी भी 3 सक्रिय ज्वालामुखी माने जाते हैं जो फेमस है, जिनमें एक स्ट्रॉम्बेली है और एक इस महाद्वीप का है माउंट एयरबुश। यहां पड़ेगा बच्चों, इस क्षेत्र में नाम है माउंट, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, एयरबुश। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इस महाद्वीप पर विशेष भूमिका रखता है। बर्फ के अंदर पूरी ठंडा क्षेत्र है, लेकिन तब भी जमीन के गर्त से लावा बाहर आ रहा है, तब भी एक ज्वालामुखी सक्रिय है। एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है। इस महाद्वीप को, इसकी एक विशेषता और है माउंट एयरबुस की, इससे भारी मात्रा में ऑर्गन गैस रिलीज हो रही। इसके इस क्षेत्र में भी दरारें हैं, प्लेटें हैं, और उन प्लेट से भी ऑर्गन गैस रिलीज हो रही। और ये ऑर्गन गैस, क्योंकि मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि ये ध्रुव है, साउथ पोल है, साउथ पोल पर एयर की परत पतली हो जाती है, इस कारण से ओजोन परत भी पतली है। दूसरा, ये निष्क्रिय गैस ओजोन यहाँ से ऑर्गन निकल रही, तो इस ऑर्गन ने ओजोन की लेयर को काट दिया और पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा छिद्र, ओजोन छिद्र, इसी महाद्वीप पर बना। फैक्ट मैंने तुम्हें दिखाया किस फैक्ट के कारण ऐसा हुआ है।
बताओ बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। अगर बात करें इस महाद्वीप की खोज, ठीक है, तो इस महाद्वीप का सबसे पहले जिक्र किया है ब्रिटिश यात्री थे और नाम था उनका कुक। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, न्यूजीलैंड महाद्वीप दोनों के लिए खोज के लिए जाना जाता है। 90s से पहले कुक ने इस महाद्वीप का जिक्र कर दिया था, सॉरी 1887 में इसने बताया था कि ये एक महाद्वीप है, लेकिन वो किन्हीं कारणों से स्पष्ट और पुष्ट नहीं कर पाया था। वो इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था, इस कारण से बस उसका जिक्र करने के लिए जाना जाता है कुक को। एक हुआ है वेलिंग शासेन। ये व्यक्ति वो है जो अटलांटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। एक सवाल, मुख्य भूमि पर प्लस कहाँ? पोल पर। अब एक व्यक्ति यहां पहुंच गया तो पहुंच गया, ठीक है, मुख्य भूमि पर पहुंचा, लेकिन पोल पर पहुंचा है। अगर आपसे पूछे कि पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ध्यान रखना, लिखना एमंडसन 1911 में प्रथम व्यक्ति यहां कौन पहुंचा पोल पर? वो पहुंचा है एडमंडसन 1911 में पहुंचा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर। ध्यान रखना, वेलिंग शासेन इससे पहले मुख्य भूमि पर पहुंचेगा। ये इसने सिर्फ बताया कि वहां है, ये मुख्य भूमि पर पहुंचेगा वेलिंग शासेन, ये पहुंचेगा पहले ध्रुव पर, वेलिंग शासेन उसके बाद जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश से भी एक वैज्ञानिक हुए हैं, नाम है डॉक्टर सिरोही। डॉक्टर सिरोही उत्तर प्रदेश से और भारत से पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति है जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे। याद रखना इस बात को। डॉक्टर सिरोही है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। आपके लिए ये अच्छी बात है कि वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। भारत से दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होगी तो इसमें ये सवाल आपके लिए बन सकता है, ठीक है। इसी महाद्वीप पर लगभग बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला है जो इस महाद्वीप को बीचों बीच विभाजित करती है। इसी महाद्वीप पर स्थित क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप को बीचों बीच विभाजित करती है। अगर पूछे इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो यह बीसन माशिफ। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, सबसे ऊंची चोटी जो है ये है बीसन माशिफ। इसकी हाइट है 5141 मीटर, 5141 मीटर ऊंची चोटी है इस महाद्वीप की। तो मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हो जो इस महाद्वीप से, अगर आपसे पूछ ले इस महाद्वीप का क्षेत्रफल, तो इस महाद्वीप का क्षेत्रफल इतना ही है जितना आर्कटिक सागर का, और आर्कटिक सागर का क्षेत्रफल है, और इसका दोनों का अगर आप क्षेत्रफल लिखना चाहें तो क्षेत्रफल भी लिख लेंगे। क्षेत्रफल है 1,40,00,000 वर्ग मीटर। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है? 1,40,00,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। ये इस महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कर ली। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए उपयोगी रहेगी। और आप स्ट्रक्चर आपके सामने है बच्चों, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इसके बारे में एक बार थोड़ी सरसरी नजर डाल लेते हैं। देखो ध्यान से, ये रसिया है, रूस, और रसिया जो है ये यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया में भी है। ऐसा एकमात्र कंट्री है जो दोनों महाद्वीपों में स्थित है, तो रसिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं सबसे बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे बेहद फेमस यूक्रेन है, वापस आएंगे तो बात करेंगे। एक बार चारों तरफ नज़र डाल लेते हैं। ये ग्रीस, तुर्की,
ध्यान से देखो, समुद्री मार्ग जो रास्ता भूमध्य सागर पर आएगा, ये उसके मुहाने पर स्थित है। ठीक है। और यहाँ मैंने बताया था रशिया में यहाँ यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत श्रृंखला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एशिया महाद्वीप में मैंने बताया था यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, ये दोनों जो है एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। इस तरफ एशिया रह जाएगा और इस तरफ का हिस्सा कौन कौन से बताया मैंने? यूराल एवं काकेशस पर्वत श्रृंखला इन दोनों को अलग करती है। ठीक है। ये भूमध्य सागर हो जाएगा, काला सागर, और उसके अलावा कौन सा? कैस्पियन सागर ऊपर चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ये स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये समुद्री जल मध्य तक होकर जा रहा है। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इस महाद्वीप के बारे में एक विशेष बात कही जाती है। इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप या प्रायद्वीप। कारण क्या है कि इस महाद्वीप के अधिकतम देश 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। एक्सेप्टेड सवाल आएगा, किस महाद्वीपों को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये यूरोप महाद्वीप है, क्योंकि इसके अधिकतर कंट्री घिरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इटली हो गया, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, नीचे ग्रीस, ये मैंने आपसे बात कर ली, यूक्रेन है। ये वो क्षेत्र है यूक्रेन का जिसके बारे में हम और आप बात कर चुके, जो एक बड़ा समुद्री क्षेत्र से बड़ा उत्खनन निकलेगा और यहाँ से आपको मिलेगा बड़ी मात्रा में गैस प्लस पेट्रोलियम। तो इस पे उत्तराधिकार के लिए एक बार युद्ध हो चुका पहले। इस क्षेत्र पर बड़े हिस्से पर अधिकार है किसका? रूस का। आज यूक्रेन पूरी दुनिया के जिज्ञासा का विषय बना हुआ है, रशिया से लगा हुआ है और यूरोप महाद्वीप में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसको यूरोप की रोटी की डलिया कहा गया। क्यों? क्योंकि ये कृषि में गेहूं की खेती करने के लिए बेहद फेमस माना जाता है। इस महाद्वीप पर, यूरोप महाद्वीप पर यूक्रेन ऐसा कंट्री है जो बेहद फेमस है गेहूं की खेती के लिए। यहाँ बहुतायत खेती की जाती है। अगर हम बात करें इसके उत्तर में, कल हमने बात करी थी, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में क्या पड़ेगा भाई? इसके उत्तर में पड़ेगा उत्तरी ध्रुव सागर। लिख दूं? इसके ऊपर उत्तर में पड़ेगा उत्तरी ध्रुव सागर। इस तरफ आप जानते हैं क्या पड़ेगा? अटलांटिक सागर, काला सागर, यहां आप कह सकते हैं काला सागर इस तरफ, क्योंकि कुछ हिस्से में पड़ जाएगा। और क्या पड़ेगा? नीचे की ओर क्या पड़ेगा? भूमध्य सागर। नीचे की ओर पड़ेगा भूमध्य सागर। अब हम बात करते हैं, ये जो दिखा रखा मैंने आपको, ये वाला इतना हिस्सा, और ये इसके बीच का समुद्री क्षेत्र है। ये यूनाइटेड किंगडम है और ये आयरलैंड है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप पहले इसको ग्रेट ब्रिटेन बनाए तो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन बनेगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इन 3 से मिलकर बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इसको आपको यूनाइटेड किंगडम बनाना है तो इनके साथ आप जोड़ दीजिए आयरलैंड को। अगर आयरलैंड भी इनके साथ आ जाए तो ये बन जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये इतना क्षेत्र है, ये हिस्सा लगा हुआ फ्रांस का क्षेत्र है, फ्रांस। तो आपसे पूछ सकता है फ्रांस से यूनाइटेड किंगडम को कौन सी जल संधि अलग करती है? ये एक्सेप्टेड सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि कौन सी जल संधि यूनाइटेड किंगडम
एवं फ्रांस को अलग करती है। इसे बोलते हैं डोवर जल संधि। ये क्या है? डोवर। कुछ किताबें डोबर भी कह देती है, नो प्रॉब्लम, डोवर जल संधि। और क्या इसे और क्या बोल सकते हैं बच्चों इसके अलावा? इसके अलावा इसको इंग्लिश चैनल भी कहा जाता है। एक्सेप्टेड सवाल है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। यहाँ के फेमस कंट्री कौन कौन से हो गए? यहाँ इस महाद्वीप का सबसे फेमस जो कंट्री है वो फ्रांस और ब्रिटेन, 2 कंट्री है। ठीक है। फ्रांस किस चीज़ के लिए जाना जाता है? फ्रांस अपने सुंदर शहरों के लिए, पेरिस जो पूरी दुनिया के खूबसूरत सिटी में से एक है, अपनी महिलाओं की सुंदरता के लिए, शराब और वाइन और उसके अलावा शैंपेन, इनके निर्माण के लिए जाना जाता है। इन्हें बनाता है बहुत मात्रा में फ्रांस। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने बात करी थी, ये सवाल आ जाता है यूक्रेन। यूक्रेन जो है रोटी की डलिया है, कहते हैं यूरोप का बीमार। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि यूरोप का बीमार कौन है, तो ये साहब यूरोप का बीमार है। आपसे पूछ सकता है यूरोप का खेल का मैदान, स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और ये देखो, ध्यान से देखो, ये तीनों जो है इस मध्य भाग से समुद्री क्षेत्र द्वारा अलग है, फिर यहाँ जाके कनेक्ट होंगे। ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है? यहाँ से आपसे पूछ सकता है इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, बेहद फेमस है, अल बुर्ज। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है एल बुर्ज, 5642 मीटर। दूसरी पूछ सकता है, अगर दूसरी पूछे तो माउंट ब्लैक, ये आल्पस पर्वत पर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी पड़ेगी आल्पस पर्वत पर, यहां कहीं आप समझ के चलो, और नाम है माउंट ब्लैक। और 4812 मीटर ऊंची है आपकी माउंट ब्लैक। कुछ किताबें 4810 बोलती हैं, टेंशन मत लेना। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। वोल्गा इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ सकता है, तो सबसे लंबी नदी वोल्गा। एक फेमस नदी है डैन्यूब। वोल्गा है 3687 सबसे लंबी नदी। वोल्गा 3648 किलोमीटर। और फेमस नदी, एक फेमस नदी और है डैन्यूब। डैन्यूब नदी को भी इस महाद्वीप की फेमस मानी जाती है। लंबाई होगी 2842 किलोमीटर। एक फेमस सवाल आता है यूरोपीय महाद्वीप की गंगा। ये नदी इटली की नदी है, जिसे इटली की गंगा कहते हैं या यूरोपीय महाद्वीप की गंगा कहते हैं। वो नदी है पो। पो नदी को इटली की गंगा कह सकते हैं आप। यस सर, ठीक है। और यहाँ से सवाल बन सकता है, इटली का कृषि प्रधान देश, सॉरी यूरोप का, इटली का गलत कह दिया, यूरोप का कृषि प्रधान देश। यूरोप के अगर कृषि प्रधान देशों में आप देखेंगे तो फ्रांस नंबर 1 है और इटली नंबर 2। तो यूरोप का कृषि प्रधान देश, या ये कह सकते हैं कि जो अपने खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर देश है वो फ्रांस है। यूरोप का भारत किसको कहते हैं? वो कहते हैं इटली को। क्यों? क्योंकि इटली का स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसा भारत का। जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन ऐसे ही है जैसे भारत के। कृषि प्रधान देश है भारत की तरह, इस कारण से इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। फ्रांस में मैंने बताया अंगूर, हाँ दोनों में, इटली और फ्रांस दोनों में अंगूर, लेकिन फ्रांस अपने अन्य खाद्यान्न भी बड़ी मात्रा में उगा रहा, जान लेना। इटली यूराल पर्वत के कारण भी एक ऐसा स्थिति बनती है इटली पर बरसात की जैसी भारत में बनती है, और उष्णता ऐसी बनती है कि वो आदर्श है अंगूर की खेती के लिए। फ्रांस भी फेमस है, इसीलिए वहाँ जितनी मदिराएं हैं
इन्हें बनाना आसान हो जाए बच्चों। और कौन सा यहाँ से कोई विशेष फेमस नहीं बनता। राइन नदी भी फेमस है यहाँ की, अगर आप ब्लैक फॉरेस्ट के किनारे पड़ती है राइन नदी। और एक सवाल बनता है यूरोपीय महाद्वीप का गर्म कंबल, ये बेहद फेमस है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। आपको नाम से पता चल रहा होगा ये गर्म जलधाराएं हैं, और इन गर्म जलधाराओं को यूरोपीय महाद्वीप के टेम्परेचर को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस कारण से इन्हें यूरोपीय महाद्वीप का गर्म कंबल कहा जाता है। खेल का मैदान मैंने बता दिया आपको, स्विट्जरलैंड है। आई थिंक यूरोपीय महाद्वीप से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। एक्सेप्टेड क्वेश्चन, इसका डिवाइडेशन यहाँ तक आपको पर्याप्त होगा। मिथुन महाद्वीप का बना हुआ है, इसे शुरू से ही इससे एक्सेप्टेड सवाल पूछा जाए, आपसे पूछ ले ये आकार अथवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। और इसकी शेप मैंने बताया था कि अगर इसकी शेप को मिलाकर आप देखेंगे तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप से मिलता जुलता है। इस कारण से इसे अंटार्कटिका महाद्वीप का जुड़वा महाद्वीप माना जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। कारण है कि जिस प्लेट पर यह स्थित है वो उस प्लेट की मोटाई ज़्यादा है, इस कारण से इस महाद्वीप पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। इस महाद्वीप की खोज 1864 में इस महाद्वीप की हुई। और उसके ठीक 2 साल बाद हम बात करते हैं तस्मानिया की। ये आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, ठीक है। एक खोजी हुए तस्मानिया, उन्होंने 1962 में खोज की न्यूजीलैंड की। और इसके ठीक 2 साल बाद तस्मानिया ने 1964 में खोज की ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। लेकिन ये दोनों खोजें उन्होंने खोज की और इसका जो चर्चा और विषय था उसके ठीक से व्याख्या न कर पाने के कारण ये लंबे समय तक साइलेंट रहा। फिर 1974 में कैप्टन कुक आए। कैप्टन कुक इंग्लैंड से रिलेट करते हैं और 1974 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। मुख्य भूमि पर पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर पहुंचे और ठीक ठीक व्याख्या करके इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को डिफाइन करा। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज का जो मुख्य श्रेय है वो जाता है किसको? वो जाता है कैप्टन कुक को। 1768 करना बच्चों, ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी। 1768 और यहाँ थोड़ा सा सही कर लो, ये 1600 है, गड़बड़ हो गई थी पूरे मामले में। 1900 तो आउट ऑफ कैमरा चला गया क्या? अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा, कैमरे की रेंज में रहूँगा, ठीक है। तो मुख्य भूमि की खोज और ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? नहीं, तस्मान ने पहले खोज करी थी, लेकिन जिसका लंबे समय तक फिर कोई जिक्र नहीं रहा। फिर 1768 में कैप्टन कुक ने डिफाइन करा ऑस्ट्रेलिया को भी और न्यूजीलैंड को भी, ठीक है। दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ इसकी भूमिका और क्या क्या इसका रोल रहा। अब हम डिस्कस करते हैं इस फिगर की, इस मानचित्र की। इस तरफ से डिफाइन कर लो, चाहे इस तरफ से, ऊपर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एक बार देख लो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस क्षेत्र में अथवा इस क्षेत्र में इंडियन ओशियन है, ठीक है। इसके इस तरफ जो है इंडियन ओशियन, और इसके ऊपर देखो ये है न्यू गुयाना, ठीक है। और न्यू गिनिया के 2 पार्ट कर लिए हमने, एक हो गया पूर्वी और एक हो गया पश्चिमी। जो पश्चिमी भाग है न्यू गिनिया का उस पर अधिकार है इंडोनेशिया का, और जो पूर्वी भाग है न्यू गिनिया का वो स्वतंत्र है। आपसे पूछ सकता है कि न्यू गिनिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्सेबी, पूर्वी क्षेत्र की।
अब यहाँ ये आपका हो गया क्या, न्यू गिनिया, और ये आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? इसका नाम है टोरेस जल संधि, टोरेस जल संधि, टोरेस स्टेट हो गया। इसकी एक और विशेषता है, ये दो बड़े जल को भी अलग करती है। ये करती है कोरल सी को, और इस तरफ हो जाएगा आपका अराफुरा सी। ठीक है, फिर सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अराफुरा सी, ये कोरल सी, और इन दोनों को अलग कर रही है टोरेस स्टेट, टोरेस जल संधि, प्लस इन दोनों भूस्थल को भी अलग अलग कर रही है। किसको? न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी आप देखेंगे तो कैप यार्क है, कैप यार्क को अलग कर रही है। इसका नाम कोरल सी क्यों पड़ा? ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में यहाँ कोरल प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, जो प्रवाल से निर्मित हुई है, किसी मिट्टी द्वारा नहीं। प्रवाल एक जीव है, समुद्री जीव, उसके अवशेषों से बहुत सारे जीवों का अवशेष इकट्ठा होता रहा, और उनके अवशेष से एक ऐसा स्थल बन गया जैसे कोई भूमि हो, उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो ये कोरल प्रवाल भित्ति है, इसके पास का समुद्री क्षेत्र जो है कोरल सी का गया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया को डिफाइन करें, ऑस्ट्रेलिया की ओर पहुंचे। मैंने आपको बताया था ये आपका है कैप यार्क है। कैप यार्क के बिल्कुल बगल का जो क्षेत्र है ये गल्फ ऑफ कारपेंटर कहा जाता है, कारपेंटर की खाड़ी, ये वाला हिस्सा। ध्यान रखना बच्चों, ये स्थल है और ये क्षेत्र समुद्री, ये जो बाहर का हिस्सा है सारा समुद्री क्षेत्र है। तो ये गल्फ ऑफ कारपेंटर, इससे इस तरफ पढ़ेंगे, इस तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ डार्विन एक प्लेस है, ऑस्ट्रेलिया में फेमस माना जाता है इसे। इस डार्विन प्लेस के पास से, इस क्षेत्र से मध्य भाग से होती हुई एक नदी है, और जो गिर रही है कहाँ? इंडियन ओशन में। नदी का नाम है डेली। ठीक है, डेली, ये डेली से एक बात याद रखना कि ये क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, अत्यधिक उष्ण है, और पहाड़ी होने के कारण इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। इस कारण से डेली ऑस्ट्रेलिया की ऐसी छोटी नदी है जो साल भर वर्षा से, पानी से प्रभावित होने के कारण साल भर जीवंत रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो बीच के हिस्से को बाद में बात कर देंगे। ये विक्टोरिया रेंज है, ध्यान से देखो, ये विक्टोरिया रेंज, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी, जो ये इतना हिस्सा में बना रखा है ना मैंने, ये विक्टोरिया पर्वत श्रेणी है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया यहाँ है, देखो जहाँ मैंने उंगली रखी है ये वाला। एक बार मैं रोक दूँ, इस बात को यहीं रोक देता हूँ और मैं बात कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया 6+2 8 राज्यों में विभाजित है। ठीक है, 6 राज्य और 2 टेरिटरी स्टेट, 6 राज्य और 2 टेरिटरी स्टेट। एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो नॉर्दर्न है ये एक टेरिटरी है, और एक टेरिटरी पड़ जाएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, उसके अलावा हम 6 स्टेट की बात करते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा, इसको आप कह सकते हो क्या, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये यहाँ से मैंने एक लाइन द्वारा डिफाइन कर रखा है, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये इतना हिस्सा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कलर मार्कर होता तो ज़्यादा अच्छा था। ये इतना हिस्सा ऊपर का, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, मैंने बताया। ये किस में आ जाएगा? टेरिटरी एरिया में। तो एक हो गया ये साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया का क्षेत्र मान सकते हो, विक्टोरिया डेजर्ट का। 2 हो गए, क्वींसलैंड हो गया। 3 न्यू साउथ वेल्स। 4 विक्टोरिया अपने आप में 5, और छठा ये तस्मानिया स्टेट। 6 मैंने आपको राज्य बता दिए। ठीक है, 2 टेरिटरी क्षेत्र विभाजित कर दिए। वापस आके चलते हैं, मैंने बताया था यहाँ आगे हम यहाँ पहुँचे तो ये है किम्बरले, किम्बरले का पठार, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र देखो, ये किम्बरले का पठार है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का बेहद फेमस बीच है 80 माइल बीच। नाम से पता चल रहा है 80 माइल लेंथ, इसकी लेंथ के आधार पर इसका नाम रखा गया है। इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट यहाँ होंगे, आप देखो दोनों को मिला के देखो, यहाँ दिख रहा है, इसके जस्ट सामने यहाँ क्या है? 90 माइल बीच। ध्यान रखना 90 माइल बीच जो है वो कहाँ है? दक्षिण पूर्व में, और ये उत्तर पश्चिम में है।
याद रहेगा। ये 80 माइल है जो मैंने तुम्हें दिखाया। नीचे आओ, नीचे आएंगे तो हम देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है ये है ज्योग्राफी चैनल। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे ज्योग्राफी चैनल का नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वो क्षेत्र शुरू हो जाएगा जो यहाँ से लेकर पूरे ऑस्ट्रेलिया को डिफाइन करेगा जो जन प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर क्षेत्रफल बड़ा लेकिन लोग कम हैं, कारण पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहने योग्य नहीं है, थोड़ा ही क्षेत्र है। तो पर्थ से मैं उल्टा जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ से जन यानी कि यहाँ से लोगों की जनसंख्या आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने रखा है पर्थ, और पर्थ के ठीक नीचे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसे कहा गया ज्योग्राफी खाड़ी यानी ज्योग्राफी बे ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये इतना हिस्सा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा? ठीक है, आ जाओ। अब इस तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा बीच में हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे हिस्से जो ऐसे हैं जो डेजर्ट से प्रभावित है, रेगिस्तान से। पहले इस हिस्से की बात करते हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी अब तक पढ़ाई, मैंने बताया था कि सभी महाद्वीपों की एक विशेषता है कि उनके वेस्टर्न पार्ट पर क्या है, डेजर्ट है। सेम कंडीशन यहाँ भी है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो इसके वेस्टर्न पार्ट पर है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस हिस्से पर है, तो पश्चिमी पर है। ये भी मिलकर दो हिस्सों से बना है। अगर मैंने देखो यहाँ देखो वेस्टर्न हिस्से के दो पार्ट कर लिए मैंने। जो ऊपर का हिस्सा है इसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और जो नीचे वाला है उसे गिब्सन डेजर्ट कहते हैं, और दोनों मिलकर एक बड़े डेजर्ट का निर्माण करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? इन दोनों के बीच में मैंने एक गोल सा बना रखा, ये इन दोनों के बीच में एक झील है। इस झील का नाम है डिसअपॉइंटमेंट झील। कारण क्या है कि ये भूमध्य रेखा के पास है, और इस झील का मोस्टली वाटर जो है वो अत्यधिक ताप होने के कारण वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, उड़ जाता है स्टीम बनकर। ताप होने के कारण जो जल इस झील में एकत्रित होगा वर्षा से या किसी अन्य माध्यम से, वो फिर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा उड़ जाएगा। तो इस झील का नाम क्या रखा गया उसी के आधार पर, डिसअपॉइंटमेंट लेक। ठीक है, मोनू समझ में आ रहा? ठीक है, आगे बढ़े। ये मैंने बता दिया डेजर्ट। आगे बढ़ो, ये देखो ये सिम्पसन डेजर्ट है इसी क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे, ये देखो इतना, ये है विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। और एक छोटा डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में यहां पड़ेगा। इस कारण से आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूरा क्षेत्र डेजर्ट से घिरा हुआ है। फैक्ट समझ के चलेंगे कि क्या फैक्ट है, ऐसा क्या हुआ। एक बार फैक्ट पे बात कर ले। फैक्ट ये करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये कौन सा हिस्सा हो गया, पूर्वी, और इस पूर्वी क्षेत्र में यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोला गया है ग्रेट डिवाइन रेंज। क्या बोला गया? ग्रेट डिवाइन रेंज। पूर्व की ओर से आने वाली जो जलवाष्प समुद्र द्वारा वर्षा कराने में सहायक है वे इस ग्रेट डिवाइन रेंज से टकराएगी, और ग्रेट डिवाइन रेंज से टकराने के कारण इसी क्षेत्र में, यानी कि ये मैंने ग्रेट डिवाइन रेंज बनाई, ये वाली देखो, ध्यान से देखो, तो इसके इस तरफ वर्षा कराने में सहायक होगी और पर्वत को पार नहीं कर पाती। अगर थोड़ी बहुत जलवाष्प पर्वत को पार भी कर जाए तो इस पर्वत के नीचे एक वृष्टि छाया क्षेत्र बन जा, जो मैंने ज्योग्राफी के पुराने लेक्चर में आपको पढ़ा रखा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होगा, पर्वत के उस तरफ का जिस तरफ वर्षा हो रही है उसके दूसरी तरफ का क्षेत्र है जहाँ जलवाष्प एकदम ठंडी होकर वर्षा नहीं करा पाती। अगर ठंडी होगी तो पर्वत के ऊपर हिमपात के रूप में पड़ जाएगी, और दूसरी तरफ बिल्कुल वर्षा नहीं होती। इस कारण से इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा प्रभावित क्षेत्र है, और ये क्षेत्र जो है वर्षा से परे रह जाता है। लगभग न के बराबर या बहुत अल्प वर्षा होगी, अगर होगी तो थोड़ी बहुत इस क्षेत्र में होगी जो क्वींसलैंड का एरिया है, जो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के लिए जाना जाता है, भारी मात्रा में ऊन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऊन का उत्पादन हो रहा तो ऊन पैदा होती है भेड़ों से, इस कारण से भेड़ के मांस के निर्यात के लिए भी फेमस है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड। ठीक है, क्वींसलैंड से ही लगी हुई है ग्रेट प्रवाल भित्ति, और इसी से लगा हुआ है आपका क्या, ग्रेट डिवाइन रेंज। समझ में आ गया? इस कारण से इस तरफ वर्षा प्रभावित नहीं होती है। ये पूरा क्षेत्र जो है रेगिस्तान में बना हुआ है, बदला हुआ है। जब रेगिस्तान है तो यहाँ से आप किसी भी प्रकार का कोई उपयोगी उत्खनन नहीं कर पा रहे, यानी कि ना तो यहाँ खेती हो पाती,
न यहाँ जीवन के कोई मायने हैं। इस कारण से इस पूरी बेल्ट में ही बस ऑस्ट्रेलिया की लगभग 99% आबादी वास करती है। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 99 तो ज़्यादा होगा, 90 का हो, 90%, क्योंकि यहाँ भी लोग बसे हुए हैं। तो इस पूरी बेल्ट में लगभग 90% लोग बसे हुए हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है खाली पड़ा है। फैक्ट ये है कि रहने योग्य ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तुम्हारी समझ में आ गई तो पर्थ से आगे बढ़ते हैं। पर्थ से आगे आपको रेलवे लाइन मिलेगी सबसे पहली बार। इस क्षेत्र में तो हम पैदल पैदल घूमे थे ना, यहाँ आएंगे तो हम ट्रेन में बैठ जाएंगे और यहाँ से ट्रेन से यात्रा शुरू हो जाएगी। और ट्रेन से यात्रा शुरू हो जाएंगी तो यहाँ देखो एक कटिंग बना रखा मैंने, ये रेंज है, पर्वत श्रेणी है, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है डार्लिंग। पर्थ से चलते ही तो डार्लिंग पर्वत रेंज पहले आपको मिलेगी। फिर दो फेमस, बहुत फेमस ऑस्ट्रेलिया के दो फेमस स्थान मिलेंगे जो उत्खनन की दृष्टि से बेहद फेमस है। पहला है कुलगार्डी और दूसरा है कालगुर्गी। पहला है कुलगार्डी और दूसरा है कालगुर्गी। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण उत्खनन के लिए फेमस है। इन दोनों क्षेत्रों से सोना जो है ज़मीन से खुदाई के द्वारा सोने की बड़ी खानें हैं। याद रहेगा? फिर सुन लो, मैं बोल रहा हूँ कुलगार्गी और कालगुर्गी, कुलगार्डी और कालगुर्गी। आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ हम जा रहे हैं। देखो इससे ऊपर का हिस्सा है ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने बताया आपको विक्टोरिया डेजर्ट है। और ये देखो ये आयर लेक है, बिल्कुल विक्टोरिया डेजर्ट के बिल्कुल सटी हुई आयर लेक। पूछ सकता है आपसे कहाँ होगी ये। आगे बढ़ेंगे, ये एक चीज, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये वाला हिस्सा देखो जो समुद्र से घिरा हुआ तो है लेकिन फैला हुआ है, समुद्र से घिरे हुए अलग अलग, इसको बोला गया ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई क्षेत्र है और यहाँ समुद्र है, इसे मैंने आपको बताया था क्या बोला था? खाड़ी। समझ रहे मेरी बात को? अगर क्षेत्र नैरो है और उसमें पानी घुस गया तो उसे खाड़ी कहा जाएगा, जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है। लेकिन अगर यही क्षेत्र फैल जाए और वो समुद्र से फिर भी घिरा हो तो इसे बाइट कहेंगे। क्या ठीक? तो इस कारण से ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र को बाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्षेत्र है, इसे कंगारू आइलैंड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की दो फेमस नदियां हैं, एक मरे और एक डार्लिंग। देखो एक इस तरफ से आ रही, ये तो डार्लिंग है। देखो ये ऊपर से जो आ रही, किससे आ रही है? क्या है ये? ग्रेट डिवाइन रेंज है। ग्रेट डिवाइन रेंज से होकर आ रही है। यहाँ एक ब्रोकन रेंज है, ये इतनी, ये ब्रोकन रेंज है। ब्रोकन रेंज के किस तरफ से? उत्तर से होती हुई कौन आ रही है? डार्लिंग। और ये आ रही है मरे। और ये मरे डार्लिंग दोनों इस तरफ गिरेगी। कहाँ? तस्मानिया की खाड़ी में। और जहाँ गिरेगी उसके जस्ट पास में बिल्कुल कंगारू आइलैंड है। नाम से पता चला कंगारू आइलैंड का मतलब है इस क्षेत्र में कंगारू पाए जाते हैं। इसी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये क्षेत्र होगा विक्टोरिया। देखो आप इसमें कई जगह विक्टोरिया आपको नजर आ रहा। ठीक है, यहाँ विक्टोरिया है, यहाँ विक्टोरिया है, विक्टोरिया रेंज है। उसके अलावा यहाँ विक्टोरिया डेजर्ट है। फैक्ट क्या है? ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ सबसे अधिक ब्रिटिश लोग पहुँचे और उन्होंने इस क्षेत्र का नाम विक्टोरिया, आप जानते हैं ब्रिटिश का बहुत पसंदीदा नाम है, क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी है उसमें अधिकतर जो है विक्टोरिया नाम से रही। इस कारण से उन्होंने कई क्षेत्रों के नाम अपने आधार पर विक्टोरिया रखे, फेमस नाम जो थे। आगे बढ़ते हैं, ये विक्टोरिया है और ये पूरा क्षेत्र, ये वाला देखो, ध्यान रखना, जो ग्रेट डिवाइन रेंज है अब पश्चिम में आ गई और ये ट्रेन जो है चली गई पूर्व की ओर को। ये पूरा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में बेहद समृद्ध शहरों से भरा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस कर ली थी जब 80 माइल करी, तभी 90 माइल की डिस्कस कर ली थी। ये कैनबरा है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि दो ही टेरिटरी क्षेत्र है, एक कैनबरा और दूसरा नॉर्दर्न
टेरिटरी, दो ही टेरिटरी है, एक कैनबरा और एक नॉर्दर्न, तो ये भी एक टेरिटरी आ गई। और ये क्षेत्र मैंने आपसे बताया था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसे शहरों से भरा हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि के प्रतीक है। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है? थोड़ा इस तरफ आते हैं। ये मैंने बताया तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक स्टेट है अपने आप में, और इसकी राजधानी होबर्ट है। इस तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ यहाँ तुम्हें एक कुछ नज़र आ रहा फैला हुआ सा, ये न्यूजीलैंड है, और ये न्यूजीलैंड का कौन सा पार्ट हो गया? ईस्टर्न, और ये वेस्टर्न। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इनके बीच से एक लाइन गुजर रही है। ये पूरा जो न्यूजीलैंड है ये द्वीपों से बना हुआ है, और इन द्वीप से ये जो लाइन गुजर रही इसे कुक स्टेट बोलते हैं। इसको क्या? कुक जल संधि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैप्टन कुक ने ये इसकी खोज करी थी, इसी ने बताया था, इसे कुक स्टेट बोला जाएगा। एग्जाम एक्सेप्टेड आपसे पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड के दोनों हिस्सों को, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को कौन सी रेंज डिफाइन करती है, तो वो कुक स्टेट डिफाइन करती है। तो मान के चलो कि यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या नहीं रही होगी। बोलो, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी को रहा हो तो बताओ। नहीं? ये जो मैंने रेल मार्ग बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका अपना एक नाम है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेल है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। इसे बोला गया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मैंने आपको दिखाया कि दो बड़ी सोने की खानों के उत्पादन के लिए जाना जा, उसके साथ साथ बॉक्साइट, जस्ता और सीसा, तीन चीज़ों के उत्पादन के लिए। सुनो, इस क्षेत्र में बिल्कुल ठीक कैनबरा और 19 माइल बीच के बिल्कुल ठीक इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत बड़ी कोले की खाने, कोल माइन, इस क्षेत्र में कोयले की बहुत बड़ी खदानें हैं। कोयला अब पूरी दुनिया में ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स नहीं रहा। अब पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसी कंट्री है जो कोयले को प्राइमरी सोर्स नहीं मान रहे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का ये कोयला जो है फ्यूचर में उसके लिए किसी काम का नहीं रहने का। यूरेनियम उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पर कर रहा है। ध्यान रखना, मैंने आपको तीन चीज़ें बताई यहाँ, बॉक्साइट, जस्ता और सीसा। बॉक्साइट और सीसा तो ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पे है। ठीक है, जस्ता तीसरे नंबर पे है। उसी तरह यूरेनियम भी तीसरे नंबर पर उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का महत्व रखता है। एक खदान, एक उसके पास मैंने बताया कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसे दुनिया अब यूज़ नहीं कर रही, क्या है वो? है कोल भी उसके पास इस क्षेत्र में भारी मात्रा में भंडार है कोल के। लेकिन अब वो कोल फ्यूचर में मुझे लगता नहीं कि वो प्राइमरी सोर्स के रूप में यूज करा जाएगा। तो ऐसा लगेगा ऑस्ट्रेलिया का वो कोयला ऑस्ट्रेलिया में ही रह जाएगा, ना वो पूरी दुनिया में निर्यात कर पाओगा, ना ही उसका प्रयोग कर पाओगा। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया से आप पढ़ेंगे उत्स्रुत कूप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में पानी की भारी कमी के कारण, और जितने लोग यहाँ थोड़े बहुत लोग रह रहे उनकी आवश्यकता के प्रयोग के लिए इस क्षेत्र में बड़े कुएं बनाए गए। उन कुओं की विशेषता यह है कि समुद्री प्रभाव और प्रेशर के कारण उन कुओं से जो पानी है वो स्वतः ही बाहर आना शुरू हो जा, और पानी बाहर आ गया तो इस कारण से उन्हें उत्स्रुत कूप कहा जा, कि अपने आप सेल्फ डिवाइन वाटर सोर्सेज है, वे अपने आप ही पानी बाहर आ रहा। समझ में आई बात? तो पूछ सकता है कि उत्स्रुत कूप किस महाद्वीप पर, जैसे ये सवाल है कि किस महाद्वीप पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्स्रुत कूप जो है किस महाद्वीप पर मिलेंगे, तो मिलेंगे किस पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। यहाँ से एक सवाल बन सकता है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही ऐसा महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब से पहले जितने महाद्वीप मैंने आपको पढ़ाया, आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा या कर्क रेखा उनमें कहीं ना कहीं से काट के जा रही थी। ये ऐसा महाद्वीप है जिसे भूमध्य रेखा काट के नहीं जा रही, ये पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसलिए आपसे पूछ सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध का महाद्वीप कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। छोटा मैंने आपसे बताई दिया, आपसे द्वीपीय महाद्वीप भी इसी को कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप, ये भी एक्सेप्टेड है। अगर आपसे पूछ ले कि इस महाद्वीप पर कितने कंट्री है, तो इस महाद्वीप पर 22 देश विद्यमान हैं। हाँ, 22 देश है, छोटे बड़े 22 देश
ये मैंने आपसे बता दिया। और आपसे पूछ सकता है इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो है कोस्क्यू। ये इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप इसकी ऊंचाई भी जानना चाहेंगे तो इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। आपसे एक्सेप्टेड सवाल ये पूछ सकता है। उसके अलावा और क्या, और छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस महाद्वीप पर जो है उनकी जो उत्पादन करती हैं उस प्रजाति का या उस प्रजाति के लोगों को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। वो है जोकारो। और यहाँ से कोई एक्सेप्टेड सवाल नहीं बनता। मुझे आशा है कि ये यहाँ तक का जो लेक्चर है वो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपने वीडियो इतनी ध्यान से देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।